नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका 11th क्लास की केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। हम जो पहला चैप्टर कर रहे थे उसी में हम लोग ये चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, और इसी चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक कवर कर लिए होंगे। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बोर मॉडल ऑफ एटम हम देखेंगे और कुछ बातें हैं इसकी, जैसे कि ये मॉडल जो है ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है। याद रखिएगा कि जो बोर मॉडल होता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एक्सेट्रा इनके लिए एप्लीकेबल होता है। और ये मॉडल जो होता है ये बेस्ड होता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल नेचर होती है उसके बारे में ये जानकारी देता है। कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू के K1 K2 upon R square, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर R बटे R। एंगुलर मोमेंटम VR होता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते होंगे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं। पहला पॉस्टुलेट, एटम हैज अ न्यूक्लियस। एटम के पास न्यूक्लियस होता है। वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जहाँ सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते प्रेजेंट रहते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो साइज होता है न्यूक्लियस का बहुत स्मॉल होता है और वो सेंटर ऑफ एटम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉस्टुलेट जो यहाँ से निकल कर आया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन negatively charged electron revolved around the nucleus in the same way as a planet revolve around the sun। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स जो होते हैं परिक्रमा करते हैं। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो उनका सर्कुलर होगा। ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, जो कोलम्बिक फोर्स है, वो इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल, यानी बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये दोनों के बराबर होगा, तब जाके जो है इलेक्ट्रॉन वो एक निश्चित दूरी पर न्यूक्लियस के सामने वो रहेगा। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी कि अगर अगर किसी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम जो कि mvr होता है इज इक्वल टू एच एन अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई हो, तो वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ऑर्बिट का इतना होना ही चाहिए। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। पर एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यू सच एज h upon 2 pi, 2 into h upon 2 pi, 3 into h upon 2 pi, 4 into h upon 2 pi, 5 into h upon 2 pi, but cannot have fractional values। इनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं हो सकती, जैसे 1.5, 1.2, 0.5 ये नहीं हो सकती। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा इस तरीके से रहेगी, फ्रैक्शनल में नहीं रहेगी। फोर्थ पॉस्टुलेट है इसका, the orbit in which electron can revolve are known as stationary orbit। वो ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। पांचवा पोस्टुलेट जो है, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो भी ऑर्बिट होती है उसकी अपनी एक निश्चित निश्चित होती है, क्या होती है, ऊर्जा होती है। therefore these orbits are also called as energy levels। इन्हीं को हम एनर्जी लेवल ही बोलते हैं, के एल एम, ये एनर्जी लेवल होते हैं, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर क्या होती है, अपनी क्या होती है, एक एनर्जी कह सकते हैं कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज की रहती है। ठीक है, इनको नंबर से भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, या के एल एम भी कर सकते हैं, जैसे आप न्यूक्लियस से दूर क्यों जाते हैं। सिक्स्थ पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं कि ये सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है।
और अगर हम सिक्स पोस्टुलेट की बात करें तो वो कहता है कि द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी in the form of photon can only occur when electron jumps from one stationary state to another. ये कह रहा है कि कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का अवशोषण तभी हो सकता है जब फोटोन के रूप में एनर्जी निकले, और वो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक स्टेशनरी स्टेट से, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ की वो जंप कर जाए, इस ऑर्बिट में जंप कर जाए, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन ने जंप करा, ठीक है, वन स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करा, जंप करा, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑफ क्वांटम एच इक्वल टू बोर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट। जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर से आउटर ऑर्बिट में, एंड इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट, और एमिट करती है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटर से इनर ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। n2 इज ग्रेटर देन n1 वेदर एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल अकर। अगर n2 n1 से ज़्यादा होगा तो ठीक है, वेदर एमिशन और एब्जॉर्प्शन एनर्जी अकर, ठीक है, जब भी एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा किसका, एनर्जी का। लिमिटेशन कर लेते हैं, बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या है। बोर थ्योरी कहीं पर भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को समझा नहीं पाती। बोर मॉडल इसलिए भी लिमिटेड है क्योंकि वो नहीं बता पाती है कि वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2 पाई। वो नहीं बता पाती कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2 पाई क्यों है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तीसरी बार बोर थ्योरी ये भी बताती है कि इंटर-रिलेटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो वो बता नहीं पाती है कि भाई जो क्वांटम थ्योरी का ऑफ रेडिएशन का जो रिलेशन है और जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ होते हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन है इनके बोर मॉडल में, उसको नहीं बता पाती है, ठीक है। बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइंस के जो फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको दिखा नहीं पाती है, समझा नहीं पाती है। और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन स्पेक्ट्रम इज व्यूड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप ऑफ मोर रेजोल्यूशन पावर। फाइन स्ट्रक्चर जो होता है स्पेक्ट्रल लाइन का वो तब ऑब्टेन होता है जबकि स्पेक्ट्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम को व्यू करेंगे, ठीक है। बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बोर थ्योरी जो है वो ये भी एक्सप्लेन नहीं करती है कि स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग कैसे होती है जब जीमन इफेक्ट हो या स्टार्क इफेक्ट हो। तो जीमन यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्ट माना जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टार्क इफेक्ट माना जाता है, उसमें स्पेक्ट्रल लाइन की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। तो उसके बारे में भी जो बोर थ्योरी है वो बता नहीं पाती, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने दिए हुए, नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज विच इज आर इनकरेक्ट। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यही आपका इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। बाकी द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन द गैस फेज शोज कॉन्टिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट, बिल्कुल सही है। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव एंड एन एमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी सही है। द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत जो है आपका वो है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। Given below are two statements, one is labeled as assertion 1 and other is labeled as assertion 2. Assertion 1 बोलता है कि in the photoelectric effect the electron are ejected from the metal surface. Electrons क्या होते हैं, metal surface से eject करते हैं as soon as the beam of light of the frequency greater than the threshold frequency strikes the surface. Assertion 1 बोलता है कि एक photoelectric effect में जो होता है इलेक्ट्रॉन eject करता है metal surface से जब एक बीम ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से सरफेस पर अटैक करती है। यानी अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पर जब वो मेटल सरफेस पर अटैक करती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, व्हेन द फोटोन ऑफ एनी एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम
द फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब फोटोन किसी भी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में अटैक करता है या स्ट्राइक करता है, तो जो फोटोन की एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ऐसा ये रीजन होता है। अगर इसके स्टेटमेंट को देखा जाए तो व्हाट इज प्रॉपर आंसर, तो ए इसमें करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये रहेगा, ठीक है। द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट a hydrogen atom from its ground to its third excited state is 12.75 eV. The ionization energy of a hydrogen atom is 13.6 eV. The energy of the ground level is doubly ionized lithium is कितना रहेगा -122.4 eV. वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट होता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर बताता है, ठीक है। और एक होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुए थे लुइस टी ब्रोगली। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो नेचर ऑफ लाइट है उसमें पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है, ठीक है। और ये डुअल बिहेवियर जो होता है ये शुड बी ट्रू ऑल्सो फॉर द मैटर, ये मैटर के लिए क्या है, ट्रू है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। इन 1927 वर्नर हाइजेनबर्ग प्रेजेंटेड ए प्रिंसिपल नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक प्रिंसिपल प्रेजेंट किया था जिसको क्या बोला गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया। और उसमें कहा गया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है मेजर करना साइमल्टेनियसली एक साथ, द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज अ स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी स्मॉल बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह होती हो, एक ही समय पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को और एक ही समय पर उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम को मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया है, ठीक है। तो द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन dx एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम dp आर रिलेटेड बाय हाइजेनबर्ग रिलेशनशिप, जो कि आपके ऐसे है f डेल्टा t इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई और डेल्टा e इंटू डेल्टा t ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो h यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात कर लेते हैं, क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को पाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कैसा है ना, उसकी स्पिन क्या है क्या नहीं है, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को पाना है तो 4 आइडेंटिफिकेशन हमें मिले हैं आपके क्वांटम नंबर के आधार पे। तो क्वांटम नंबर जो 4 है हमारे पास वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला पहला एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि शेल या किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताता है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की वो बताता है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द सेल, ये सेल को भी आइडेंटिफाई करता है। अभी क्या बोल रहे हैं कि विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैल्यू एन की इंक्रीज करेगी तो ऑर्बिटल्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एन। तो एन जब इंक्रीज करेगा, एन जब इंक्रीज करेगा तो नंबर भी इंक्रीज होगा और साइज भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है वो क्या है, एन स्क्वायर है। वेर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, एन क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो सेल को डिफाइन करती है। जैसे अगर एन की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब वो के हो गया, एन की वैल्यू 2 आ गई इसका मतलब एल हो गया,
n की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब m हो गया, n की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, n हो गया। तो ये डिनोट करती है शेल की वैल्यू, ठीक है। ऐसे मुझे क्वांटम नंबर L से डिनोट करते हैं, और क्वांटम नंबर ये है, डिफाइन 3 डायमेंशन 3D शेप जो होती है ऑर्बिटल की, उसको दिखाता है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। किसी भी n की वैल्यू के लिए L की जो वैल्यू होती है वो n से लेकर कहाँ तक होती है, n से लेकर 1 तक होती है। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L कितनी है, पॉसिबल वैल्यू L है 0 1 2 3 n-1, पॉसिबल वैल्यू इसकी ये रहेगी, ठीक है। तो जहां पर भी आपने n करना है वहां से 0 से n-1 कर देना है, ठीक है, क्लियर है। अब किसी भी क्वांटम नंबर में नंबर ऑफ सबशेल और सब लेवल दिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मतलब क्वांटम नंबर 0 है तो इसका मतलब S है, 1 का मतलब P है, 2 का मतलब D है, 3 का मतलब F है, 4 का मतलब G है, 5 का मतलब क्या है, H है, ठीक है, ये दिखाता है। अब मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। अंडर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अंडर द applied magnetic field, electrons in a given subshell orient themselves in certain preferred region. Under the applied magnetic field, electrons in a given subshell orient themselves in a certain preferred regions of space around the nucleus. These are called orbitals. इन्हें क्या बोलते हैं, orbitals कहते हैं, ठीक है। For any subshell 2l plus 1 value of ml are possible। किसी भी सबसेल के लिए 2l plus 1 की वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। So for a given value of L, ml can have value ranging from -L to +L। तो उसकी वैल्यू जो है -L से लेकर +L तक हो सकती है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स के बारे में जनरली बताते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, ऐसे नोट करते हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन बताता है इसकी ओन एक्सिस पर। फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, स्पिन अप इलेक्ट्रॉन +½ for anti-clockwise spin, spin down plus minus plus half. Spin angular momentum of electron is equal to S into S plus 1 dot H upon 2 pi or S into S plus 1 H, or each orbital can accommodate two electrons with opposite spin or spin pair। किसी ऑर्बिटल में दो अपोजिट होते हैं, ऊपर और नीचे। करेक्ट, ये रॉन्ग है। दिशा जो होगी वो क्या होगी, दिशा अपोजिट होगी। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एस का शेप है, और ये आपके पी का शेप है, डंबल, ठीक है, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल का डबल डंबल यहाँ पर है, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी जेड जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट जरा मैं देख लूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आबो प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, उसके लिए आबो प्रिंसिपल हो गया, n+1 रूल हो गया, हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रिंसिपल, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। आबो प्रिंसिपल, सबसेल विद मिनिमम एनर्जी फील्ड फर्स्ट, जो मिनिमम एनर्जी सबसेल होगी उसको पहले भरा जाएगा, और उसके बाद उस हिसाब से हम आगे भरेंगे। जैसे कि आपका 1s है, सबसे कम एनर्जी, फिर 2s में भरेगा, फिर 3s में भरेगा, ठीक है, नहीं 2s में भरेगा, फिर 2p में 2 यहाँ पर है ना, फिर 3s में भरेगा, 3 बढ़ गया,
फिर 3p में भरेगा, फिर 4s में भरेगा, ऐसे करते करते 1:2 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, और ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस में आपको भरना पड़ेगा कि पहले 1 वाले भरेंगे, फिर 2 वाले भरेंगे, फिर 3 वाले भरेंगे, फिर 4 वाले 3 वाले भरेंगे, फिर 4 वाले भरेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ये भी देखना होता है कि असल में कि बड़ा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या हायर एनर्जी कहाँ पर है, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हायर एनर्जी किस तरफ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ n plus l रूल, द सबसेल विद लोवेस्ट n plus l वैल्यू इज फील्ड अप फर्स्ट, जिसकी n plus l वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगी उसको पहले भरा जाएगा। ठीक है, तो 1s की क्या होती है n plus 0, ये पहले भरेगा। 2s की क्या होती है 2 plus 0, 2p की क्या होती है 2 plus 1 3, 3s की भी कितनी होती है 3 होती है। 3p 4s की क्या होती है वैल्यू 4 ही होती है। 3d 4p की भी क्या होती है 5 ही होती है। 4s 3p 5s की 5 ही होती है। 4d 5p 5 6 कैसे क्या होती है 6 होती है। तो इसमें आपको ये देखना है कि भाई जिसकी कम होगी उसको आपको भरना पड़ेगा, तो ऑर्डर आपका इस अनुसार ये रहेगा। ठीक है, अब 4p की और 3d की अगर आप देखेंगे तो 4s और 4s के 3d, 4s पहले आ रहा है 3d बाद में आ रहा है, तो उनकी वैल्यू जो है n plus n का जो है वो सेम ही है, इसलिए उसको रख सकते हैं। First rule of maximum multiplicity. According to this rule, electron pairing will not take place in orbital of same energy until orbital is singly filled. मल्टीप्लिसिटी क्या बोल रहा है कि भाई जैसे मान लो कि ये है, तो अब इसके आगे भरेगा तो यहाँ पर भरेगा। ठीक है, फिर यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं रहेगी जब तक सारे एक बार भरना जाए। ठीक है, जैसे यहाँ आगे भरना होगा तो यहाँ पर भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा नीचे, फिर यहाँ भरेगा। ठीक है, तो मतलब पहले सभी में एक एक जाएगा, एक एक ये है ना, सभी में क्या होगा एक एक जाएगा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही में दोनों बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। Pauli exclusion principle, 1925, Pauli stated that no two electrons in one atom can have same values of all four quantum numbers. Pauli ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम में, उनकी वैल्यू जो होती है क्वांटम नंबर की कभी भी सेम नहीं होती है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं जिनकी स्पिन क्या होगी अपोजिट रहेगी। ठीक है, तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। The electron distribution into the atomic orbital is called electronic configuration. The location of any element in the periodic table is determined by quantum numbers. Number of correct statement from the following is, इसका जो करेक्ट है वो सी है कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल इनक्लोज इन रीजन 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है इनकरेक्ट है। जैसे फॉर ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, नहीं सबसे कम होती है, गलत है। For 2s orbital probability density first increases to maximum, then decreases up to 0, 0 नहीं होती है, गलत है। p and orbital have 1 2 angular modes respectively, ये नहीं होता है। Probability density of p orbital is 0 at the nucleus, ये भी गलत है, 0 नहीं होती है। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as assertion B, region R. A क्या है, if 5f electron can participate in bonding to far greater extent than electron, region there are 5f electron orbitals are not as buried as orbital. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. तो इसका आंसर है 2, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, ये इस चैप्टर की समरी है कि हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, कैसे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, कैसे थॉमसन ने इसमें मॉडल हमने पढ़ा, बोर मॉडल हमने पढ़ा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमने पढ़ा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा कंप्लीट क्या है इसका आप कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर इसमें दिया गया। ठीक है, क्विक रिविजन चैप्टर इसको बोल सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा, नोट कीजिएगा। तो आज के लिए तक काफ़ी है, थैंक यू। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है।